तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युवान स्टेनो क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपकी। वो कैसे है तो आइए आपको बताते हैं। आज का जो टॉपिक है, जो हम कोर्स कराते हैं, सभी बच्चों के माइंड में रहते हैं कि लाइफ में हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डिसीजन लेते हैं। 12th पास आउट के बाद बहुत सारे लाइन स्कूल आती हैं कि हमने ये करना है, कौन सा कोर्स करे, ITI करे, स्टेनो करे, बहुत सारे कोर्सेज माइंड में आने लगते हैं। ठीक है, वो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है हम किस फील्ड में जाते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोफेशनल जो कोर्स है स्टेनोग्राफी, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे कि स्टेनोग्राफर कैसे बनते हैं, स्टेनोग्राफर कोर्स करने के बाद क्या रुतबा होता है उसका, क्या उसकी अपना अप्रोच होती है उसकी। ठीक है, तो ऑल ओवर लाइफ इज स्टेनोग्राफर। तो उसी के बारे में आज एक हमारा जो शख्स है हमारे साथ आज हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाला है। तो आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए उनको बुलाते हैं। तो मैंने पूरे क्वेश्चंस जो हैं एक स्टूडेंट को रख के यहाँ पे उनसे जितने भी क्वेश्चन करूंगा, एक नॉर्मल एक आम स्टूडेंट के होते हैं जो वो कोर्स करने के लिए निकलता है एक बार स्टार्टिंग में। तो सभी क्वेश्चंस को पुट करने के लिए हम बुलाते हैं एक ऐसे शख्स को। तो स्वागत करते हैं मिस्टर आशीष कुमार, स्टेनोग्राफर, नाउ पोस्टेड इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय में पोस्टेड हैं, ऑफिस ऑफ DRM मुंबई। तो वेलकम है आशीष सर, आइए आप स्वागत करते हैं आशीष सर का। तो कैसे हैं आशीष सर, बताइए आप। स्वागत बेटा, कोई बात नहीं, तो बैठिए सर। तो सर कैसे, ठीक ठाक है सर आप? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर ऐसा है, आपको स्पेशली सबसे पहले ये बताऊंगा मैं आपको कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से करता हूं कि आपने हमारे लिए इस टाइम, आपने मेरे लिए टाइम दिया है। बहुत ही आपका जो समय कीमती हर किसी के लिए होता है, तो सर ने हमारे लिए स्पेशली ये क्लास हमने उन बच्चों के लिए निकाली है जो बच्चे स्ट्रगल लाइफ में चल रहे हैं। ठीक है, तो आप सबके लिए ये क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में रहते हैं, सर से भी पूछेंगे अभी, जो हर बच्चे के माइंड में रहते हैं जो स्टेनोग्राफी कोर्स करता है। तो सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए सर बच्चों को एक बार। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक, इस काबिल समझा जो आज आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। थैंक यू सर। मैं आपके व्यूअर्स का भी थैंक यू करना चाहूँगा कि जो मुझे सुनने के लिए, जो अपने बारे में नॉलेज बढ़ाने के लिए एज ए स्टेनोग्राफर जो इस वीडियो को देखेंगे। जी सर। तो सर मैं आपसे क्वेश्चन कुछ कर लेता हूं सर एक बार ना, मैं आपको बता देता हूं सर। तो सबसे पहले क्या रहता है जी सर, ये बताइए मुझे आप कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रहता है कि तो आपकी जर्नी से कोई भी बच्चा अगर स्टेनो कोर्स करने के लिए स्टार्टिंग करता है जी सर, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट को यहाँ पे रख के आपसे बात करते हैं कि आपकी जर्नी सभी स्टूडेंटों की तरह ही रही होगी। जी तो आपकी जर्नी का पॉइंट स्टार्ट जर्नी क्या थी, थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक में आप स्टार्ट से बताइए कि आपकी जो जर्नी है कैसे कैसे स्टार्ट रही है। जी सर। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं, जो मेरा बैकग्राउंड था पहले, बहुत मतलब मिडिल क्लास नहीं बोलूँगा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था सर। मेरे पिताजी हैं वो वेजिटेबल सेलर जी थे सर। मतलब कि सब्जी बेचने वाले इनके पिताजी थे। जी। तो सर मुझे उस समय 12th मेरी कंप्लीट हुई थी, तो मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी कि मुझे क्या करना है आगे फ्यूचर में, कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि मेरे माता पिता हैं सर वो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं जो मुझे गाइड कर पाएँ कि अभी आगे क्या करना है। उन्होंने जो भी था मेरे ऊपर ही छोड़ दिया था, भाई जो तुम्हारी इच्छा है आप कर सकते हो। जी। तो सर, तो मेरे रिलेटिव में मेरे मामा जी हैं जी। तो वाया उनके मुझे पता चला कि स्टेनोग्राफी करके कोर्स होता है। जी सर। तो सर मैंने आफ्टर 12th तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टेनोग्राफी स्टार्ट करता हूँ। तो ये बात सर तकरीबन 2017 के अराउंड की मैं बात कर रहा हूँ, जब मुझे स्टेनोग्राफी के बारे में स्टार्टिंग में पता चला। तो सर फिर मैंने पता किया भिवानी में कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है। जी सर। तो मुझे किसी के थ्रू पता लगा कि युवान स्टेनो, जी सर, युवान स्टेनो भिवानी का वन ऑफ द बेस्ट स्टेनो सेंटर जो मुझे गाइड किया गया। और अभी किसी के बेस्ट कहे जाने से मुझे नहीं लगता है कुछ बेस्ट होता है, तो मुझे लगा कि मैं खुद एक बार ट्राई करता हूँ। जी। तो सर मैं आपके इंस्टीट्यूट में मैंने ज्वाइन किया था सर 2017 जुलाई के अंडर मैंने कुछ ज्वाइन किया था सर। जी सर। तो जब मैंने सर डेमो वगैरह ली और आपसे कोचिंग ली तो मुझे पता लगा कि
जो अदर स्टूडेंट्स जो जिनसे भी मैं लिंक के थ्रू आपके पास आया हूँ वो सही कह रहे थे कि वन ऑफ द बेस्ट स्टेनो सेंटर है सर। सर ये आपका बड़प्पन है कि आपने हमारे पास आके आपका जो क्लासेस ली हैं उसके बारे में जो रिजल्ट आपका है आपको लग रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके अगर ये अचीवमेंट अगर आपने ली है उसका श्रेय अगर आप मेरे को देते हैं तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी। तो सर नहीं सर, ये आप डिजर्व भी करते हैं सर, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूँ। जो मैंने फील किया है सर, मेरी 1.25 साल 1.5 साल के अराउंड आपके साथ जो जर्नी रही है सर, उसके दौरान जो मैंने फील किया है सर, मैं वही भावनाएं शेयर कर रहा हूँ सर। धन्यवाद सर आपका इस बात के लिए। तो सर ऐसा है, तो आपकी जर्नी जो है एक आम जो फैमिली है लोअर क्लास फैमिली के साथ जुड़ करके इन्होंने ये स्ट्रगल किया है। तो हम दूसरा क्वेश्चन जो आपसे करना चाहते हैं सर कि ये बताइए, जी सर। जब हम स्टेनो कोर्स स्टार्ट करते हैं तो रिटर्न का क्या प्रोसेस होता है सर? तैयारी बच्चे कैसे करें? तो सबसे पहले क्या कि बच्चे स्किल सीखते हैं, या पहले हम स्किल की पूछ लेते हैं कि भाई हम स्टेनोग्राफर कोर्स करते हैं तो स्किल की जो नॉलेज होती है कि भाई स्टेनो की जो स्किल है उस स्किल के अंदर हमें कितना टाइम देना होगा और कितने घंटे हमने पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड कैसे प्रैक्टिस करनी है, स्टेनो स्टूडेंट्स को थोड़ा बताइए सर एक बार। जी सर। तो सर अगर मैं स्टेनोग्राफी स्किल के बारे में बात करता हूँ सर, तो स्टेनोग्राफी स्किल के रिगार्डिंग सर यही होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है कि हम 3 महीने 6 महीने 9 महीने या 1 साल में कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। जी सर। ये सर ऑल स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है सर कि कितना समय वो स्टेनोग्राफी के लिए निकालता है। एक सेकेंड सर, पॉइंट मेरा ये है सर, कई बार क्या होता है हमारे इंस्टीट्यूट में, देखो मेरा एक्सपीरियंस तो पहले का बहुत रह चुका है कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि सर ये 3 महीने का कोर्स है, 4 महीने का या 6 महीने का है, साल करके मान लो उनसे नहीं हो पा रही या थोड़ा स्लो चलते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कितने दिन में उसको कर पाता है। लेकिन सर ये धारणा बनी हुई है कि 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है या 9 महीने में होता है, बच्चा बीच में नहीं हो कम कोर्स थोड़ा स्लो करता है तो छोड़ देता है, या बहुत कारण हो जाते हैं सर। तो प्रॉपर टाइमिंग का एक्यूरेसी बताइए सर हमें एक बार। जी सर, मैं आपके अकॉर्डिंग जो आपने किया था। जी सर, अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बताना चाहूँ सर, मैंने अराउंड 3 मंथ्स के अंदर बेसिक कवर किया था सर। जी सर। और उसके बाद सर 6 मंथ तक मेरी कुछ 60 के अराउंड स्पीड हुई थी सर। जी। और फिर सर 9 मंथ जैसे ही हुए 80 स्पीड प्लस 85 के अराउंड मेरी स्पीड रही सर। 1 ईयर जैसे कंप्लीट हुआ तो मैं 100 स्पीड अचीव कर ली थी सर मैंने। और देन उसके बाद मैंने अराउंड 1.25 साल के तक मैंने सर स्टेनोग्राफी का कोर्स किया था। जब मैंने स्टेनोग्राफी क्विट की सर अपने सेंटर से, जब मेरा रेलवेज में सिलेक्शन हुआ, देन मेरी 130 के अराउंड मेरी स्पीड रही थी सर। सर एक बात हो रहा है कि भाई कुछ बताया जाता है कि सर ये 3 महीने में स्टेनो कोर्स पूरा करें, 2 महीने में स्टेनो कोर्स पूरा करें, 4 महीने में स्टेनो कोर्स पूरा करें। मतलब सर पूरा जो कोर्स करने की बातें जो होती हैं वो रियल भी है या उसमें कोई फेकनेस भी होती है? जैसे कि भाई बहुत जगह बोला जाता है कि 3 महीनों में स्टेनो कोर्स पूरा कर लीजिए आप, भाई स्टेनो कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मैं उनसे बात पूछ रहा हूँ, ये जो आज उस अचीवमेंट पे बैठे हैं, बातें मारने से कुछ नहीं होता, मतलब इन्होंने वो चीज करके दिखाई है, फील करी है, उन्होंने एग्जाम दिया है, इस फील्ड में उन्होंने कार्य किया है। तो आपके आगे जो है वो बिल्कुल बता रहे हैं। बताइए सर कि जो कोर्स कर रहे हैं कि एक्यूरेसी टाइम कितना चाहिए पढ़ने के लिए इस कोर्स को, प्रॉपर टाइमिंग? तो सर अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग में बताना चाहूँ तो सर, जो ये बोलते हैं कि 3 महीने 6 महीने, ऐसे नहीं होता है सर। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम एज ए स्टूडेंट कितना टाइम स्टेनोग्राफी के लिए निकाल रहे हैं। मतलब कि ये बस हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता, नॉट पढ़ने वाला। जी सर, अगर कोई, मैं मेरा भी बैकग्राउंड अगर बताना चाहूँ सर, मैं कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं रहा हूँ सर। मैं एवरेज बिलो एवरेज के अराउंड में स्टूडेंट रहा हूँ सर। जैसे कि मोस्टली सर बिलो नॉर्मल एवरेज की स्टूडेंट होते हैं। जी सर, जिस ना मैं बिल्कुल बैड था सर स्टडीज में और ना बिल्कुल गुड था, एट ए मॉडरेट लेवल मेरा स्कूलिंग रही है सर। जी। और फिर सर मैं अगर बताना चाहूँ 3 महीने 6 महीने सर, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। अकॉर्डिंग टू टाइम होता है सर। अब मैं कितना टाइम स्टेनोग्राफी के लिए निकाल रहा हूँ। अब जैसे मैंने कोर्स किया था सर, मैं अराउंड 6 आवर के अराउंड में 5-6 के अराउंड स्टार्टिंग बेस पॉइंट में सर एक बताइए मुझे, स्टार्टिंग बेस पॉइंट में आप कितना पढ़े हैं, मिड में कितना पढ़ना पड़ता है और लास्ट में कितना पढ़ना पड़ता है, जैसे डिक्टेशन वगैरह के टाइम पे? तो सर बताइए मिड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कि एज ए स्टूडेंट जब कोई ज्वाइन करता है सर, जी सर, तो न्यू कोर्स है तो बच्चा जो स्टूडेंट होता है सर इतना कनेक्ट नहीं कर पाता है चीज़ों के साथ। जी जी। तो उसको लगता है कि कुछ बोरिंग है या कुछ ऐसा है। लेकिन जैसे ही उसको 1 मंथ या 2 मंथ्स के अराउंड होता है स्टेनोग्राफी से कनेक्ट हुए, तो फिर उसको इंटरेस्ट होने लगता है सर।
जैसे ही एक चीज के साथ इंटरेस्ट बिल्ड होता है सर, जी। तो अपने आप, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में मैंने 1 घंटा दिया, 2 घंटे दिए, तो मेरा जब इंटरेस्ट बिल्ड हुआ सर, मैं खुद से ही 4-4 घंटे निकालने लगा। जी। ठीक है। और जैसे ही मैं जो एक्स्ट्रा टाइम में इधर उधर घूमने में लगाता था, तो मेरा मन किया कि कुछ टाइम मैं अपनी सक्सेस के लिए देता हूँ। तो मैं 4 घंटे हुए, 2 से 4 घंटे हुए सर, 4 से 6 घंटे हुए। और शुरू में आपने दिए मतलब 6 घंटे, जी सर। स्टार्टिंग में 6 आवर्स दिए इन्होंने। फिर सर अच्छा, अगर प्रोसेस आपका बेसिक होने के बाद फिर कितने घंटे दिए आपने? जैसे ये सर अब स्टेनोग्राफी के लिए मैं फैमिलियर हो गया हूँ, जैसे कि स्टेनोग्राफी मुझे समझ आने लगी है, तो वो उतना टाइम नहीं मांगेगी आपसे जितना वो स्टार्टिंग पीरियड में मांगती थी जी सर। तो उतना ही टाइम आप फिर जैसे डिक्टेशन पे आते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा इनफ हो जाता है सर। डिक्टेशन प्रैक्टिस करना है जी। और अपना वर्डिंग्स जो रहते हैं डिफिकल्ट, तो उसकी प्रैक्टिस रह जाती है सर। इसके बाद सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हमने पुट कर रखे बच्चों के बिल्कुल एक एक क्वेश्चन इसी प्रकार से कि बच्चे के माइंड में एक भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद सर स्किल की तो होगी, नॉलेज ये। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो रिटर्न की जो बच्चे तैयारी करते, जैसे कि आपने स्किल की कर ली, स्किल की कितने महीने करने के बाद फिर रिटर्न की तैयारी करें, और रिटर्न का प्रोसेस बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चे लें, लेकिन पहले ये भी बताना है सर आपने कि पहले रिटर्न करें या शॉर्ट हैंड की तैयारी करें। जी सर। तो सर मैं इसके लिए मैं बताना चाहूँगा सर कि अगर कोई बच्चा सर स्टेनोग्राफी के लिए इंटरेस्टेड है जी, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए सर कि स्टेनोग्राफी स्टार्ट करनी चाहिए। ओके। और स्टेनोग्राफी को 6 मंथ के अराउंड तो आपको डायरेक्ट देना चाहिए सर, बिना किसी इम्पेडिमेंट। कुछ नहीं सोचना है कि वो करना है, ये करना। पहले 6 मंथ में अपना बेसिक क्लियर कीजिए और एक स्पीड फ्लो बनाइए, ताकि स्टेनो है ना आपके 5-6 घंटे ना लेके सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में आपकी स्टेनोग्राफी का कोर्स कंप्लीट हो जाए। पर डे इतने ही आवर्स आपसे ले। फिर उसके बाद जो आपके 4-5 घंटे जो इसके अलावा जो बच गए हैं, जो पहले स्टेनोग्राफी के लिए 6 घंटे हम निकालते थे, अब स्टेनोग्राफी हमें समझ में आने लगी है, तो वो 6 घंटे नहीं मांगेगी सर, वो 2 घंटे के अराउंड अपना समय मांगेगी डेली, 1.5 से 2 घंटा। और अब जो 3-4 घंटे हमारे जो बचे हैं उसमें हम फिर अदर चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कोचिंग वगैरह जो रहती है सर हमारी, और रिटर्न के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद सर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अब मैंने पूछा था क्वेश्चन सर, स्किल्स के बाद हम जब रिटर्न की तैयारी करते हैं तो रिटर्न का प्रोसेस बताइए सर। बच्चों को बुक्स भी बताइए कि कौन सी अब प्रेजेंट टाइम में कौन सी बुक्स यूज होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रिटर्न की तैयारी करते हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें क्वेश्चन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, या स्टेनोग्राफी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उस बारे में बताइए सर। जी सर। अब सर मैं अगर रिटर्न की बात करता हूँ सर, रिटर्न में मैं 4 सब्जेक्ट्स को सर मेनली मैं लीड करता हूँ सर। जैसे कि गाइड करना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को, सभी को, कि रिटर्न के लिए हमें 4 सब्जेक्ट को मेनली लेकर चलना पड़ता है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंग्लिश जो होती है सर, उसको बिल्कुल प्रॉपर रेडी करना पड़ता है सर। और फिर उसके बाद में सर इंग्लिश जो है, इंग्लिश के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं? इंग्लिश के सर ये एग्जाम्स के अकॉर्डिंग होता है सर जी। किसी एग्जाम में 50 मार्क्स की आती है सर, किसी एग्जाम में 100 मार्क्स की आती है। ठीक है सर। नेक्स्ट सब्जेक्ट सर? तो नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगा सर रीजनिंग के लिए सर, रीजनिंग के लिए गाइड करना चाहूँगा, और जीके के लिए गाइड करना चाहूँगा सर। उनके मार्क्स कितने नंबर के होते हैं सर? अकॉर्डिंग टू सर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग होते हैं सर। किसी सब्जेक्ट में 50 मार्क्स के होते हैं, किसी में 25-30, ऐसे अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स। और फिर 4th सब्जेक्ट में बताना चाहूँगा सर मैथ्स के लिए। तो चारों सब्जेक्ट के नाम दोबारा रिपीट करिए सर एक बार। सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश जी, रीजनिंग, बस, जीके, जनरल नॉलेज भी जिसे हम कह देते हैं, और मैथ सर। ठीक है सर। उनका भी टाइमिंग बता दो सर कि कितने घंटे बच्चों को रिटर्न की तैयारी आफ्टर स्टेनोग्राफी करनी पड़ेगी, बता दीजिए सर। और दूसरी बात सर ये भी बताना है बच्चों को कि भी ऑनलाइन बैच बेस्ट रहता है या ऑफलाइन ही कोचिंग जाके ले बच्चे? देखिए सर मैं अभी बताना चाहूँगा कि जैसे कि अब हमने स्किल के लिए तैयारी की है सर। जी सर। 6 मंथ के अराउंड हमने स्टेनोग्राफी कर ली है, तो स्टेनोग्राफी के लिए टाइम हमारा 1.5 से 2 घंटे रह गया है। जी सर। उतने में हम अपनी स्टेनोग्राफी को चला सकते हैं और अपनी साइड बाय साइड। जी सर। जी सर। अब हम अगर रिटर्न पे फोकस कर रहे हैं तो हमें ये नहीं है कि चारों सब्जेक्ट को एक साथ ही एंटर कर लेना है जी, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि अब स्टूडेंट्स क्या होते हैं सर, काफ़ी स्टूडेंट्स मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। ज़्यादा घंटे अगर स्टडी करते हैं तो बोरियत फील होने लगती है और वो ऊब जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं सर। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा सर कि धीरे धीरे शॉर्ट करके ऐड करें सर। जैसे कि अब स्टेनोग्राफी अपनी ऐड हो गई है सर जी सर, अब उसके बाद इंग्लिश स्टार्ट करें एक बार।
इंग्लिश को टाइम दें, जैसे कि डेली इंग्लिश अब स्टार्ट किया तो 3 से 4 घंटे या 2 ढाई घंटे अपने डेली वो कंज्यूम करेगी सर। क्योंकि कोई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं सर, वो स्टार्टिंग में अपना टाइम लेती है सर, क्योंकि हमें बारीक बारीक चीज़ों को समझना रहता है। और अब टाइम देंगे उसको तभी समझ पाएंगे। ये नहीं कि आधा घंटा मैंने इंग्लिश कर ली, आधा घंटा मैथ कर लिया, आधा घंटा रीजनिंग कर लिया, अब आधा घंटा जीके करूंगा, तो उसमें कोई सब्जेक्ट में आप मास्टर नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो मेरा गाइडेंस जो रहेगी यही रहेगी सर कि पहले एक सब्जेक्ट को एंटर कीजिए, इंग्लिश को टाइम ज्यादा दीजिए, और उसके साइड बाय साइड जैसे कि रीजनिंग है, रीजनिंग एक शॉर्ट टर्म की बुक होती है सर जी। उसको हम अगर डेली का 1 घंटा भी देंगे तो वो अपने आप कवर होती जाएगी सर। ठीक है, मेनली फिर इंग्लिश को लीड करना है सर। इंग्लिश जैसी 3-4 महीने में इंग्लिश में हम मास्टरी कर लेते हैं तो फिर इंग्लिश अपना समय कम कर देगी सर। जैसे जो अभी 3-ढाई-3 घंटे लेती थी, अब वो 1 घंटे में इंग्लिश हमारी होने लगेगी। अब उसके बाद हम मैथ्स को ऐड कर सकते हैं सर। ओके, ठीक है, मैथ्स ऐड कर लिया। अब रीजनिंग, जब तक हमारी इंग्लिश हमारी मास्टरी होगी तब तक हम रीजनिंग में मास्टरी कर चुके होंगे सर साथ में। फिर हम जीके को ऐड कर सकते हैं सर। तो ऐसे करके हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सब्जेक्ट को अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे, और ऐसे फिर हम रिटर्न की तैयारी करेंगे सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, प्रोसेस ऑफ स्टेनोग्राफी एग्जाम। इसमें प्रोसेस बताइए सर, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, रिटर्न होता है या स्किल होता है, फिर ट्रांसलेशन होती है, फिर उनकी कितनी किस परसेंट के हिसाब से एरर निकाला जाता है। ठीक है सर, ये बताइए। जी, तो सर जैसे कि मैं बताना चाहूंगा स्टेनोग्राफी का तो प्रोसेस है। स्टेनोग्राफी के लिए अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सपोज दैट सर, मतलब कि सेंट्रल डिपार्टमेंट SSSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में बता देना। जी सर, जैसे कि अभी अगर मैं जनरली कोई एग्जाम्स की बात करूं तो काफी एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें रिटर्न पहले लिया जाता है जी सर, और स्किल बाद में लिया जाता है जी। और कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें स्किल पहले लिया जाता है और आफ्टर फिर रिटर्न लिया जाता है। जी सर। अगर मैं अभी आपने पर्टिकुलर SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अगर नाम लिया है तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा सर। उसमें पहले स्किल नहीं, सॉरी मैं करेक्ट करना चाहूंगा, पहले रिटर्न लिया जाता है जी, देन उसके बाद स्किल लिया जाता है सर स्टेनोग्राफी का। पहले सर मैं स्टेनो टॉपिक्स थोड़ा सा एक बार स्टॉप करूंगा सर। मैं जैसे कि हमारा हो गया स्टेनोग्राफी का स्किल हो गया, स्टेनोग्राफी की पूरी थ्रू प्रॉपर चैनल वर्किंग की बात कर रहा हूं सर मैं। जैसे कि हमारा हो गया स्किल के बाद उन्होंने डिक्टेशन बोली है, डिक्टेशन बोलने के बाद उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है एग्जाम हॉल में? जी सर, डिक्टेट कर दिया उन्होंने, फिर उसके बाद हमें टाइपिंग के लिए बोला जाता है सर। तो टाइपिंग का क्या टाइमिंग, जैसे कि अकॉर्डिंग टू हिंदी स्टूडेंट है, इंग्लिश है, जी सर। कितना समय लेने पर उनको टाइपिंग का दिया जाता है? जी सर, ये हमारा जूनियर स्केल एंड सीनियर स्केल पे भी डिपेंड करता है सर। जी 80 की स्पीड से या 100 की स्पीड जी से। सर। अगर मैं जनरली जूनियर स्केल की बात करना चाहूँ तो उसमें सर इंग्लिश स्टूडेंट्स को सर 50 मिनट्स दिए जाते हैं और ट्रांसलेशन के। जी सर, ट्रांसक्रिप्शन के 50 मिनट्स दिए जाते हैं और हिंदी स्टूडेंट को 65 मिनट्स के अराउंड उन्हें दिया जाता है सर। ठीक है सर। और जो एरर्स जो होते हैं सर, कितने परसेंट कहते हैं सर ये हमारे माफ करके भाई इतने परसेंट अगर मिस्टेक है तो उनको क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर इनके अंडर अगर मिस्टेक आती है तो उनको रिजेक्ट किया जाता है, वो मिस्टेक बताइए सर। जी सर। सर स्टेनोग्राफी जैसे कि SSC की मैं अगर बात करूं तो 10% तक मिस्टेक माफ होती है सर। और SSC में जो एक सेकंड सर, जैसे कि 10% मिस्टेक माफ है, जैसे कि 800 वर्ड्स है, सपोज दैट, तो उनमें एक्सप्लेन करिए सर। तो सर अगर मैं 80 की स्पीड से अगर मैं बात करूं तो कितने वर्ड बनेंगे सर? जी सर, तो हमारे 800 वर्ड के करीब सर हमारे बनते हैं। जी सर। और उसमें 80 मिस्टेक्स माफ होती हैं सर। ठीक है सर। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर हमारा, पोस्टिंग कहाँ मिलती है SSC के थ्रू? पोस्टिंग की अगर बात करें, अगर कोई बच्चा स्टेनोग्राफर लगता है तो किसके हिसाब से क्या जजमेंट होती है सर? कौन से फॉर्म में कैसे फिल करके करा जाता है, पोस्टिंग का कैसे क्या रहता है? जी सर, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये सेंट्रल डिपार्टमेंट है तो इसमें सर हमें ये नहीं है कि कोई रीजन हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं। जी सर। जैसे कि हमने स्टेनोग्राफी के लिए क्वालिफाई कर लिया है, हमारा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है, देन ये हमसे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें हमारे रीजन की सिलेक्शन मांगी जाती है कि आप किस रीजन में जॉब करना चाहते हैं। ठीक है। तो 3 to 4 रीजन हम उन्हें देते हैं। ये इंटरव्यू में होता है सर ऐसा? इंटरव्यू नहीं होता है सर, इसमें एक जैसे कि फाइनल लिस्ट में नाम आता है देन वो एक ऑनलाइन फॉर्म निकलता है सर। ठीक है। वहाँ पे फिल करना पड़ता है रीजन, अच्छा, कि किस रीजन में आप जॉब करना चाहते हैं। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं हाँ,
अगर आपने एसएससी स्टेनोग्राफर में अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है, देन आपको जो आप चाहते हैं वही रीजन आपको दे दिया जाता है। रीजन मीन्स ऑफ बच्चों को बताइए सर। रीजन किस क्षेत्र में, जैसे आप दिल्ली रीजन में जॉब करना चाहते हैं, मुंबई रीजन में, या साउथ में, नॉर्थ में, जहां भी आप जॉब करना चाहते हैं वो आपको रैंक के हिसाब से दिया तो जाता सर एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा इसके साथ में कि एसएससी के अंदर कौन कौन सी ग्रेड की पोस्टें होती है, जैसे कि सी डी बी, कौन कौन सी ग्रेड की पोस्टें होती हैं, और वो बताइए सर एक बार। जी सर, मैं सर एसएससी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर इसमें 3 ग्रेड पे जॉब निकलती है सर। जी सर। तो पहली हमारी निकलती है सी एंड डी ग्रेड, जी सर। जिसमें डिवाइड कर दिया गया है सी एंड डी ग्रेड। जी सर। तो सर डी ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो इसमें सर 2400 ग्रेड पे की 2400 ग्रेड पे की जॉब इसमें निकलती है सर। और अगर मैं सी ग्रेड की बात करता हूं, सी ग्रेड में 42 ग्रेड एंड 46 4200 एंड 4600 ग्रेड पे की जॉब इसमें निकलती है सर। जी सर, ग्रेड पे का क्या है कि जो बच्चे लगे नहीं हुए ना, वो ग्रेड पे की नॉलेज ही नहीं होती, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड उनको आगे रखते हुए कि 2400 ग्रेड पे में कितनी सैलरी बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, सी ग्रेड में लगता है तो 4200 ग्रेड में की अकॉर्डिंग कितनी सैलरी होगी, ये सर एक्सप्लेन करिए बच्चों को सर बताइए। जैसे कि सर मैं अगर गाइड करता हूँ, साइलेंट। जी सर, अगर मैं 2400 ग्रेड पे के लिए अगर गाइड करूँ तो सर हम बात कर रहे थे 2400 ग्रेड पे सर। जी सर। 2400 ग्रेड पे सर हमारी सैलरी अगर मैं बेसिक बताना चाहूँ तो सर 25,500 बेसिक होता है सर इसका, जिसकी सैलरी सर अराउंड हमारी कट कर सर 45 के अराउंड हमारी सैलरी आ जाती है सर। 45,000 रुपए। जी सर। कौन सी ग्रेड में सर ये? सर 2400 ग्रेड पे की मैं बात कर रहा हूँ सर। जी सर। और अगर मैं बात करूँ 4200 ग्रेड पे की, जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट होती है, तो उसमें सर हमारी सैलरी, हमारा बेसिक होता है सर 35,400 रुपये उसका बेसिक होता है सर, जिसकी सैलरी हमारी 65 के अराउंड हमारी सैलरी रहती है सर। 65,000 रुपये। जी सर जी। और अगर मैं बात करना चाहूँ एसएससी ग्रेड सी 4600 ग्रेड पे की, 4600 ग्रेड पे की, तो सर उसका बेसिक होता है 44,100 रुपये सर उसका बेसिक होता है, जिसकी सैलरी अराउंड सर 75 to 80 के अराउंड उसकी सैलरी रहती है सर। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है सर, ये जो बेसिक का जो मैटर बता रहे हो आप, ये भी बच्चों को नहीं पता होता, जो फ्रेशर करते हैं उनको, तो सर ये मान लो कि मैं उनकी जगह में बैठा हूँ सर, वो क्वेश्चन कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो पहली बात तो बच्चों को ये बताइए सर बेसिक होता क्या है। जी। आपने बता दिया सर बेसिक जी इनकी ग्रेड पे 4600 हो गया, बेसिक होगी इनकी 44,000 रुपए, अराउंड बनेगी इतनी, ठीक है सर। ऐसे नहीं बताइए सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए सर कि बेसिक ग्रेड पे क्या होता है, उसके बाद बेसिक क्या होता है, और टोटल मिला के सैलरी विद अलाउंस क्या होते हैं, सारा क्लैरिफाई करिए सर आप। जी सर। तो सर मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा हमारे सभी व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को सर, कि जैसे कि 2400 ग्रेड पे जो ग्रेड पे होता है सर, हमारा गवर्नमेंट जॉब में हमारा लेवल क्या है वो डिसाइड होता है सर इसलिए। जैसे कि 2400 ग्रेड पे की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसमें लेवल 4 होता है सर। जी सर। हमारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं लेवल 1 से स्टार्ट होती है, जिसका 1800 ग्रेड पे होता है सर, 1900, 2000, 2400, 2800, 4200, ठीक है सर, 4600, 4800, 5400, 6600, ये हमारे ग्रेड्स रहते हैं जी सर। जो हमारी रैंक, हमारा लेवल क्या है जी, ठीक है सर। और अभी बेसिक की बात करना चाहूँ, बेसिक सैलरी वो होती है जो हमें विदाउट कोई अलाउंसेस, जो हमारी बेसिक सैलरी होती है, इसमें कोई अलाउंस ऐड नहीं होता। अलाउंस और बताइए सर आपको खोल के। अलाउंसेस वो होते हैं जो हमें बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, और अन्य प्रकार के काफ़ी अलाउंसेस होते हैं जो हमारी सैलरी में ऐड किए जाते हैं। तो विदाउट अगर हमारे बेनिफिट्स की जो सैलरी है वो 2400 ग्रेड पे मैं बात कर रहा हूँ सर, अभी 25,500 है बेसिक। जी सर। जी सर। और अभी इसके ऊपर सर हमें महंगाई भत्ता दिया जाता है। जी, ठीक है सर, जो अभी अराउंड 42% जो हमें मिल रहा है अभी जी। और और फिर सर इसके ऊपर हमें हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है जी जो सिटीज होती हैं XYZ, उसके अराउंड दिया जाता है सर, जैसे कि 8%, 16%, 24%, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट वाइज। जी सर जी। जैसे कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 8% दिया जाएगा जी, अगर उससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 16% है, उससे बड़ा जैसे मुंबई दिल्ली है तो वहाँ पे 24% दिया जाता है सर। तो इतनी नॉलेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इसके बाद हमारा बच्चों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर कि
जो भी आप जॉब स्टेनोग्राफर की लगते हैं तो उसमें प्रमोशन का मैटर क्या रहता है सर? प्रमोशंस जो होते हैं सी और डी ग्रेड के, सपोज दैट किसी भी आप सी या डी ग्रेड में लगते हैं तो प्रमोशंस कैसे होते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट एग्जाम के हिसाब से प्रमोशन कैसे होते हैं, वो बताइए सर आप। जी सर, जैसे कि मैं सर अभी रेलवेज की बात करूं सर। जी सर, जी सर, जिसमें आपके अकॉर्डिंग बताइए सर, क्योंकि आप जो जी फील्ड में है ना उसी से बच्चे को इंटरेस्ट आता है कि भैया जी हम सर। सर जो करते हैं उसी के बारे में तो बताइए। अभी सर जैसे कि मैं एट प्रेजेंट रेलवेज मुंबई डिवीजन में सर, वेस्टर्न रेलवेज जोन मेरा वेस्टर्न रेलवे है सर, डिवीजन मुंबई डिवीजन में डीआरएम ऑफिस में मैं जी स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत हूँ सर। जी सर। तो अगर मैं उसके बिहाफ पे अगर बात करता हूँ सर, जैसे कि स्टार्टिंग ज्वाइनिंग जो होती है सर हमारी 24 ग्रेड पे हमारी ज्वाइनिंग होती है सर। एज ए स्टेनोग्राफर। जी सर, एज ए स्टेनोग्राफर, आरआरबी स्टेनोग्राफर जी 2400 ग्रेड पे से भर्ती किए जाते हैं सर। जी सर। फिर उसके बाद सर आफ्टर 2 इयर्स जी प्रमोशन 42 के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है सर। एक सेकंड सर, ये बताइए मुझे कि अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम है जी तो अगर हम कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम ना दें तो वो एग्जाम ना दे करके तो कितने दिन में प्रमोशन होती है उसकी? ठीक है, अगर नॉर्मली अगर कोई बच्चा एग्जाम देने का इच्छुक नहीं है, उसकी स्टेनो स्किल्स अगर या कोई एग्जाम रिटन एग्जाम होता है तो वो देने के लायक, अगर वो चीज भूल गया है, माइंड में स्लिप हो चुकी है हर चीजें, तो उसमें क्या कंडीशंस रहेंगी भाई अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट? भाई नॉर्मल विदाउट एग्जाम करे तो कितने साल में होएगा और एग्जाम देके कितनी जल्दी कवर कर सकता है? जी सर, तो मैं अगर रेलवेज की अगर बात करूं सर, तो रेलवेज में जो होता है सर, जैसे कि हम 2400 ग्रेड पे ज्वाइन किए हैं जी सर। तो 2 साल के बाद सर हमारा 4200 ग्रेड पे एग्जाम होता है जी सर। सर। अब अगर हम एग्जाम नहीं देते हैं सर हम्म। तो उसमें मैंडेटरी है कि हमें 4200 ग्रेड पे के लिए एग्जाम देना मैंडेटरी होता है, जो कि हमारा 100 की स्पीड से होता है। जी जी, आपकी लैंग्वेज जो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, 100 की स्पीड से सर एग्जाम होता है जी। वो मैंडेटरी होता है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको कुछ अलाउंसेस, कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लेकिन आपको ग्रेड नहीं दिया जाता है। जी सर। जी, जैसे कि MACP बोल देते हैं, जिसके थ्रू आपको जितना ईयर्स हो जाते हैं उसके थ्रू आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं रेलवेज की तरफ से। तो सर ने ये बताया कि अगर कभी आप एज ए स्टेनोग्राफर किसी फील्ड में लगते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट अगर आप लगते हैं तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट प्रमोशंस होती हैं तो थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन बाकी जो आपके जो अलाउंसेस हैं वो बढ़ते रहते हैं, भत्ता बढ़ता रहता है, उसके हिसाब से सैलरी भी आपकी अपग्रेड होती रहती है। प्रमोशन डिपार्टमेंटली चाहिए तो टाइम के अकॉर्डिंग आप बहुत समय से पहले भी बहुत अच्छे लेवल पे, अधिकारी के लेवल पे आप जा सकते हैं। उसके बाद सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम हमारा हो गया, ग्रेड पे के बारे में हमारा हो गया। तो सपोज दैट सर बच्चे का क्वेश्चन रहता है कि जो स्टेनो का जो लेवल है भाई, क्लर्क लेवल होता है या जैसे कि सपोज करिए हम आपसे ही बात करते हैं, आप सर कौन से स्टेनोग्राफर लगे हुए हैं? स्टेनोटाइपिस्ट हैं, स्टेनोग्राफर हैं, सीनियर स्केल है, जूनियर स्केल है, क्या कौन से फील्ड के स्टेनोग्राफर हैं आप सर? ठीक है, और इसका जो रुतबा है भाई, बच्चे स्टेनोग्राफर पोस्ट का लेवल नहीं समझ पाते। एक बार सर ये बताइए आपकी कौन से लेवल, आप कौन से स्टेनोग्राफर हैं? जी सर। सीनियर है, जूनियर है? जी सर, जी सर। तो अभी सर एट प्रेजेंट मैं सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर। अभी मैंने जैसे कि 2019 में ज्वाइन किया, जब मैं जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पद पर ज्वाइन किया था सर। जी सर। तो सर इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि पोस्ट का रुतबा क्या है सर। ये सर कोई क्लर्क नहीं है, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क या चीफ ओएस टाइपिस्ट, ये कुछ नहीं है सर जी। ये स्टेनोग्राफर का अगर आप ऑफिस में देखेंगे, जैसे कि क्लर्क की काफ़ी पोस्टें आपको मिल जाएंगी जी सर। सीनियर क्लर्क आपको काफ़ी मिल जाएंगे, जी लेकिन सर। जो स्टेनोग्राफर है सर जी सर। पूरे ऑफिस में सर एक ही रहेगा। जी। तो आपको वहीं पर आपको एक आपको अच्छा फील होगा कि यार मेरी पोस्ट सिर्फ एक ही है ऑफिस में, और जिसका काम है सिर्फ डायरेक्ट टू ऑफिसर से डील करना। सर एक सेकंड, इस बात को बच्चों को थोड़ा दोबारा बताइए कि स्टेनोग्राफर की जो रिस्पेक्टिव जॉब जो है इक्वल टू क्लर्क नहीं है कि स्टाफ में बैठ के सर क्लर्क, और इसमें डिफरेंस भी थोड़ा क्रिएट करिएगा सर आप। जी सर। मेंटलिटी बच्चों की क्या है सर कि क्लर्क है की तरह बैठना है, वहां पे ये काम करना है, कोचिंगों में घुसे रहते हैं सर, मतलब कि 10-10 तरह के अपने सब्जेक्ट तैयार करते रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह। तो सर बताइए सर। जी सर, तो मैं भी यही बताना चाहूँगा, जैसे कि ये क्लर्क की पोस्ट नहीं है। क्लर्क को क्या रहता है सर कि काफ़ी प्रकार के प्रेशर रहते हैं। कोई भी जैसे सीनियर क्लर्क हो गया या चीफ ओएस रह गया सर, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, कोई भी आगे उनको वर्क बता सकता है।
जी कि सर। अगर ये लेटर टाइप करना है, जी ये सर। करना है, लेकिन स्टेनोग्राफर को सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कि कमिश्नर होते हैं, डीआरएम सर हो गए, रेलवेज की अगर बात करूँ डीआरएम, एडीआरएम्स हैं, ब्रांच ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, पीसीज हैं, जी सर। तो वही सिर्फ उनको वर्क देते हैं सर। ये नहीं कि कोई भी क्लर्क चीफ ओएससी उठ के उन बोलेगा कि आपको ये काम करना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ ऑफिसर्स ही आपको वर्क के रिगार्डिंग कुछ भी कार्य देते हैं। और मेनली हमारा जो वर्क होता है ऑफिसर्स का पर्सनली अटेंड करना रहता है, उनकी मीटिंग्स कहाँ पे है, उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम सेट करना, जी सर। और उनकी पर्सनल फाइलिंग्स जो होती हैं, उनकी टिकट्स वगैरह, ये सब हमें पर्सनली उनका हैंडल करना रहता है सर। जी सर। इसके बाद सर बच्चों को एक बात और ये बताना है कि सर, तो मुझे लग रहा है कि बच्चों को, सभी बच्चों को आज की जो वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, कि भाई स्पेशली आपको रूबरू करवाया जा रहा है एक अच्छे स्टेनोग्राफर से जो कार्यरत हैं आज अच्छे पोस्ट पर, जिसको वो अधिकारी बोल सकते हैं इनको। तो सर जैसे स्टेनोग्राफर है, तो क्लर्क, स्टेनोग्राफर का जो आपका पे स्केल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि इक्वल टू, कि वो जैसे सपोज करते हैं, बच्चों को समझ में आ जाएगा कि भी एक सिपाही के लेवल के बराबर की पोस्ट होती है, या एक एएसआई के लेवल की पोस्ट के बराबर होती है, या एक सब इंस्पेक्टर के लेवल की पोस्ट के बराबर होती है। ठीक है, सपोज करिए कोई सीजीएल की तैयारी करता है, तो उसमें इक्वल टू इंस्पेक्टर की लेवल की पोस्ट का रुतबा होता है, क्या होता है इक्वल टू मतलब? जी सर, अगर मैं स्टेनोग्राफर की सर 4200 ग्रेड पे की अगर बात करता हूँ, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जी सर। तो वो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर इक्वल टू 2 स्टार्स जो हमारे सब इंस्पेक्टर रहते हैं सर, जी सर। उनके लेवल का होता है सर। जी। और जो 4600 ग्रेड पे की अगर बात करता हूँ, तो इक्वल टू इंस्पेक्टर होता है सर। जी सर। तो ये इसके सर इक्वल टू लेवल, लेवल बता रहा हूँ। इक्वल टू पावर। सर ने बताया है कि इक्वल टू पावर बता रहे हैं। जिन बच्चों को स्टेनोग्राफर के लेवल का नहीं पता कि भाई उनका लेवल होता क्या है, वो सोचते रहते भी कलर की तरह लगना है और कलर की तरह ही तनख्वाह मिलेगी हमें, और उनका लेवल पता नहीं होता, तो भाई इंस्पेक्टर के लेवल तक भी ऊपर चले जाते हैं वो। लेकिन उन्होंने उस रुतबे की बात करी जिस पद पर ये कार्यरत है, इससे भी ऊपर के लेवल है वो सर से अभी दोबारा बात करेंगे आगे। तो सर उसको रोक के टॉपिक को अगला नेक्स्ट टॉपिक प्राप्त सुनना चाहते हैं आपसे कि स्टेनो, बच्चे को माइंड में क्वेश्चन रहता है कि भाई सर हिंदी स्टेनो करें या इंग्लिश स्टेनो करें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? तो सर इसके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा सर, अगर स्टूडेंट को पहले अपना इंटरेस्ट देखना है सर। जी सर। कि वो हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या होता है सर, टाइपिंग्स देखते हैं कि हिंदी की टाइपिंग मुश्किल है, इंग्लिश की थोड़ी इजी टाइपिंग रहती है, तो उसके बिहाफ पे वो स्टेनोग्राफी भी चूज़ कर लेते हैं। जी सर। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि टाइपिंग जो रहती है सर, वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहती। वो तो हिंदी की टाइपिंग अगर आप 10-12 दिन में इजीली कवर कर लेंगे, उसके कीज़ कहाँ कहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगी। और इंग्लिश की अगर टाइपिंग की बात करता हूँ, तो मैं सर वो 2 से 3 दिन में हम इजीली पूरे कीज़ को याद कर लेते हैं। लेकिन हम मेन डिसाइड अगर स्टेनोग्राफी को करना है, तो हमें ये करना है कि हम किस लैंग्वेज से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। हमें इंग्लिश में ज़्यादा सेंसेस लग रहे हैं, हमें इंग्लिश की थोड़ी नॉलेज भी है, थोड़ा ग्रामेटिकल नॉलेज है, और हमें वर्डिंग्स की नॉलेज है, या हिंदी में हम सेंस ज़्यादा ले पाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को अपनी फैसिलिटी देखनी चाहिए कि किस लैंग्वेज से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से स्टेनोग्राफी चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। इसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का सर रहेगा जो हमारी तरफ से है कि मुझे ये बताइए सर, बच्चे ना कई बार क्या करते हैं सर, कुछ दिन करके कोर्स को, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ दिन कोर्स करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ा, ठीक है, नहीं छोड़ दिया। या कुछ बच्चे सर ऐसे भी चीजें करते हैं कि 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने करने के बाद में छोड़ देते हैं स्टेनोग्राफी। तो क्या बच्चों को सर ऐसा करना चाहिए स्टेनो कोर्स के अंदर के आने के बाद में? जी सर, ये सर काफ़ी स्टूडेंट्स की सर, जब मैं तैयारी करता था सर, काफ़ी स्टूडेंट्स की तब भी यही प्रॉब्लम रहती थी सर। काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या लगता है सर, मैंने 6 महीने स्टेनोग्राफी कर ली, अब तो मैं स्टेनोग्राफी में मास्टरी हासिल कर ली है, जी सर। तो अभी मैं तो खुद घर पे भी तैयारी कर सकता हूँ। सर एक सेकंड सर, ये मैं समझ चाहूंगा आपको, मैंने ये रोका आपको, ये सर टॉपिक बच्चों को, क्योंकि मैं समझा के मैं खुद भी थक जाता हूँ कि बच्चे ये मिस्टेक ना करे ना करे ना करें, तो भाई आज स्पेशली स्टेनोग्राफर से बात करवा रहा हूँ इसी टॉपिक पे कि भाई आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। सर दोबारा इस टॉपिक पे कोई वार्तालाप करेंगे? जी सर। जी सर, तो करेक्शन। सर मैं यही बताना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि अगर मैंने 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने स्टेनोग्राफी कर ली है, जी। तो अब मैं खुद घर पे तैयारी करूँगा, अब मुझे ज़रूरत नहीं है स्टेनोग्राफी टीचर्स की, अब मैं खुद से कर सकता हूँ। लेकिन मैं सर बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत
वे होता है सर स्टेनोग्राफी करने का। जी हमें सर स्टेनोग्राफी को ये नहीं है कि 6 महीने में मेरा बेसिक क्लियर हो गया है, अब मुझे सिर्फ स्पीडी पे वर्क करना है, मैं तो घर पे कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है सर। हमें रेगुलरली डिक्टेशन की ज़रूरत होती है और टीचर की गाइडेंस होती है, क्योंकि हम जितना हमारा एडवांस लेवल चलता जाता है तो हमें टीचर उसी प्रकार से एडवांस लेवल की तैयारी भी करवाते हैं। जी सर। ठीक है, जैसे कि हम अगर एक बुक अगर ख़त्म हुई है तो हमारा टीचर हमारे से एडवांस 2 कदम आगे रहता है। अब उनको पता रहता है कि कौन सी मैगजीन स्टार्ट करनी है, अब डिफ़िकल्ट वर्ड, क्योंकि काफ़ी पोर्शंस होते हैं, काफ़ी पॉलिटिकल मैटर होते हैं, हमारे रिचुअल्स मैटर होते हैं, आध्यात्मिक मैटर हैं, या जितने भी प्रकार के मैटर होते हैं, साइंटिफिक मैटर है, डॉक्टरीज मैटर हैं, तो टीचर्स को पता होता है कि कैसे कैसे मैटर से इनको निकालना है और प्रॉपर गाइड करना है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं रहता है, उनको लगता है कि 6 महीने की तैयारी के बाद अब मैं कर लूँगा, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि सर अभी रियल तैयारी तो अभी स्टार्ट हुई है हमारी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टेनोग्राफी करते रहिए, टच में रहिए, हमारे टीचर्स जो हमारे गुरुज हैं उनसे टच में रहना रहता है, और स्टेनोग्राफी के कोर्स को तब तक करते रहना है जब तक हम गवर्नमेंट जॉब को अचीव नहीं कर ले, जो हमारा गोल अचीव नहीं हो जाता है। अब ये नहीं रहता है कि अब मैं 2 साल में नौकरी लगूंगा तो 2 साल तक क्या मैं स्टेनो ही करता रहूँ सर। काफ़ी स्टूडेंट को जी जी लगता है ऐसा जी कि सर। अब मैं 2 साल नौकरी लगूंगा, 2 साल कोर्स करता रहूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर अगर आपकी इच्छा है, आपकी दृढ़ इच्छा यही है, आपका संकल्प है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो मेरा दावा है सर कि आप 1 से 1.5 ईयर्स में गवर्नमेंट जॉब को इजीली एज ए स्टेनोग्राफर अचीव कर सकते हैं सर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बच्चों को इतना मोटिवेट करने के लिए। जो बच्चे भाई डिमोटिवेट होते हैं ना, तो वो ध्यान से सुन लीजिए, जिन बच्चों के लिए ये वर्ड उन बच्चों के लिए हैं जिनके अंदर डिमोटिवेशन भरा पड़ा है। कुछ भी कर लो, कितना भी कह लो, तो वो बच्चे उनको अपनी हरकतें करनी होती है। तो भाई रिक्वेस्ट है, उन चीजों को सुधारो। और सर जो बात बोल रहे हैं ना, तो कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बहाने कितने बना लो भाई। भाई आज मैं छुट्टी है, आज मेरी, वो बच्चे सर बहुत सारे ऐसे कुछ करते रहते हैं, समझाते रहते हैं हम तो, बाकी करना उनकी मर्जी होती है। बाकी भाई सुनो आज अपने सर से भाई। तो सर वैसे बेसिकली सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जी सर। ये बच्चों को बताइए सर एक बार आप। जी सर, मैं बेसिकली सर हरियाणा भिवानी से बिलोंग करता हूँ सर, और मेरा जो गांव है सर, गांव घुसकानी है, भिवानी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में है सर। और मेरी स्कूलिंग्स है जो भिवानी से ही मैंने स्कूलिंग सब की है सर। जी सर। तो सर आपने बड़ा स्ट्रगल देखा है सर, गांव से पढ़ने आते थे हमारे स्टूडेंट भाई, तो बहुत ही अच्छा लगा आज मिलके इनसे भी। तो अगला एक क्वेश्चन और पुट करना चाहेंगे सर के लिए। बहुत सारे इतने क्वेश्चंस मैंने बच्चों के लिए लिख लिए, मैंने पूरी कॉपी भर ली भैया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। मैंने एक स्टूडेंट को मेरी जगह पे रख के मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ सर से कि भाई सर ऐसा क्वेश्चन बच्चा पूछ सकता है। और भाई अगर इस वीडियो में कोई भी और क्वेश्चन अगर माइंड में है, मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में जब हमारी भी जर्नी स्टार्ट थी ना, तो जैसे ये आते थे मेरे से पूछते थे कोई भी किसी प्रकार के क्वेश्चन, तो वो आपके मन में भी होंगे, मेरे को पता है। तो सर आप कितनी एज में लगे थे, एक बार बच्चों को बताइए सर कि कितनी एज का स्टूडेंट लगे हो आप एज ए स्टेनोग्राफर, कब से कितनी एज में लगे हो? तो सर जब मैं एज ए स्टेनोग्राफर मैंने ज्वाइन किया था सर, मेरी एज थी लगभग 20 ईयर्स एंड 3 and 4 months का मैं अराउंड रहा था सर। 20.5 साल के अराउंड मेरी एज रही है। जी सर। जी सर, मैंने जब एज ए स्टेनोग्राफर ज्वाइन किया था सर। जी सर। तो सर एक बार आपकी प्रमोशन के बारे में बच्चों को बताइए आप सर, आपकी प्रमोशन कौन कौन सी हो चुकी है? ठीक है सर। अगर आपका पहले, इससे पहले कोई नौकरी अगर थी आपकी, उसके बारे में भी अगर आपकी अचीवमेंट कोई थी, अगर कोई एग्जाम क्वालिफाई किया हो आपने अगर, तो उसके बारे में सर बच्चों को थोड़ा बताइए कि भाई कितने प्रमोशन हो चुके हैं आपके स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन होने के बाद में, या कोई पहले के भी कुछ आपने किया वो बताइए सर। तो सर अगर मैं मेरी अचीवमेंट्स की बात करना चाहूँ, कुछ ज़्यादा अचीवमेंट्स मैंने नहीं ली लाइफ में। जो भी छोटी मोटी अचीवमेंट मेरी रही है सर, आपकी छत्र छाया में सर, मैं उनके बारे में स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, व्यूअर्स को सर। तो सर मैंने 2019 जुलाई में सर एज ए स्टेनोग्राफर आरआरबी रेलवेज में ज्वाइन किया था सर। जी सर उसमें ज्वाइन करने के बाद मैंने कुछ मंथ वर्क किया, देन एसएससी स्टेनोग्राफर का मैंने एग्ज़ाम्स दिया था 2019। जब मैंने फॉर्म फिलअप किए थे तो उसका मार्च के अराउंड उसका एग्जामिनेशन था 2020 में सर। और उस समय कोरोना पीरियड था, तो एग्ज़ाम्स एक्सटेंड होते होते लगभग अक्टूबर के अराउंड वो एग्ज़ाम हुआ था सर। तो वो एग्ज़ाम्स मैंने कोरोना काल का फ़ायदा उठाते हुए सर मैंने वो एग्ज़ाम्स, मतलब कि आपने कोरोना काल को अपॉर्चुनिटी बना लिया। जी सर। तो
तो कोरोना काल का सर मैंने उस समय बेनिफिट उठाया काफ़ी। मेरी इंग्लिश क्या है उस समय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती थी जी। तो उसी समय कोरोना काल के दौरान सर मैंने इंग्लिश पूरी कंप्लीट की सर। और इंग्लिश में मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर में सर 94 मार्क्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर सुन के। मैंने कितने मार्क्स किए सर? 94 मार्क्स मेरे इंग्लिश में। 100 में से 94 मार्क्स, और वो भी सर कह रहे हैं कि भाई सेल्फ स्टडी से। बाकी मैं थोड़ा बातें बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी खुद मैंने भी देखी है इनकी, भाई कैसे क्या है, हम थोड़ा बताएंगे अपने बारे में भी। तो बहुत अच्छा लगा भाई, सेल्फ स्टडी से 94 मार्क्स लेना बड़ी बड़ी मुश्किल बात है भाई। सुनना ही नहीं है, इस पे अपने अमल भी करना है। ये नहीं भी सुन लिया भाई, हाँ भाई सुन लिया, 2 दिन जोश रहेगा, उसके बाद में डिमोटिवेट घर में पड़े हो भाई, हाँ भाई जाएंगे छुट्टी आगू कर लिया। भाई सुन रहे हो तो इस पर अमल भी करना है। ये इंटरव्यू स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो देख तो रहे हो आप, फोकस भी आप नहीं करना है। जो बच्चे देख रहे हैं ना इस वीडियो को कि भाई हाँ सर ने आज वीडियो बना दी है, या कोई भी अननोन पर्सन अगर जैसे हमारे से रिलेट नहीं करता, या हमारा चैनल जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो उन बच्चों को भी हम हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं भाई, इस चीज को फॉलो करके आप अगर पढ़ेंगे तो 100% श्योर करता हूं मैं, आप स्टेनोग्राफर 101% बनेंगे और आप अपना नाम रोशन करेंगे, माता पिता का और आपका नाम रोशन करेंगे। अगला क्वेश्चन सर का आपकी तरफ से ही अगला क्वेश्चन आता है सर के लिए। तो सर आपने सर स्टेनोग्राफर के जो प्रमोशंस तो बताए नहीं सर, वो बताइए एक बार आप। जी सर, आपके खुद के बताइए। जी सर, जी सर। तो सर मैंने एज ए स्टेनोग्राफर आरआरबी स्टेनोग्राफर 2400 ग्रेड पे ज्वाइन किया था सर। और आफ्टर 2 इयर्स मैंने सर 42 के लिए क्वालिफाई किया था सर। बहुत बढ़िया सर। और फिर अभी सर एट प्रेजेंट में 46 ग्रेड पे वो सर बहुत बढ़िया पर्सनल सेक्रेटरी द्वितीय के पद पर कार्यरत हूं सर। बहुत अच्छा लगा सर सुन के मेरे को, बहुत अच्छा कि हमारा कोई स्टूडेंट इस लेवल अधिकारी पद पे जा चुका है भाई। तो बहुत बहुत सर का अभिनंदन। और अच्छा लगा कि सर का कि यहाँ पे समय दे के हमें, और मैंने तो इतना पता भी नहीं था कि इस पोस्ट पे इस रुतबे पे जा चुके हैं सर हमारे। तो अगला जो क्वेश्चन आता है सर के लिए कि सर आप जो वर्क करते हो ऑफिस वर्क, वो किस रैंक के ऑफिसर के साथ करते हो आप? मतलब कि जो ऑफिसर वर्क करते हैं किस ऑफिसर के साथ, मतलब कि आप इक्वल टू एक A1 क्लास ऑफिसर है, B क्लास ऑफिसर है, किस अधिकारी के लेवल के साथ आप वर्क करते हैं सर? जी सर, तो सर मैं अभी रेलवेज में जो है सर ADRM जो ऑफिसर रहते हैं, असिस्टेंट डिविजनल रेलवे मैनेजर, जी सर, जो मेरे ऑफिसर हैं उनके साथ मैं कार्यरत हूँ सर जी एज ए पर्सनल सेक्रेटरी। जी सर, जी सर, जो उनका A ग्रेड अधिकारी रहते हैं और लेवल उनका 14 उनका लेवल रहता है सर। तो सर ये जो आपने ADRM बोला, तो ADRM जो अधिकारी है, जो DRM ऑफिस में आप, तो DRM ऑफिस क्या होता है? मतलब ये आप रेलवे में, वैसे मैं बात कर रहा हूँ सर से पर्सनली, वैसे पूछ रहा हूँ सर DRM रेलवे में DRM का है क्या मतलब? जी रेलवे में जैसे कि रेलवेज क्या है सर, रेलवेज को ऑल इंडिया रेलवेज को सर फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजन्स से पहले जोन्स में डिवाइड किया गया। जी सर, ताकि रेलवेज को एक पोर्शन के तौर पर उसके कार्य को समझा जा सके और कार्य को सुचारू रूप से किया जा सके, तो उनको जोन में डिवाइड कर दिया गया है सर। और पर्टिकुलर जोन अगर मैं वेस्टर्न रेलवे की बात करूं, वेस्टर्न रेलवे एक जोन है सर। उस जोन को सर अच्छे से गाइड करने के लिए डिविजन्स में और पार्ट बना दिए गए हैं जिनको डिवीजन बोला जाता है। जी सर, जी सर। और जैसे कि पूरे जोन का जो मालिक होता है सर, उसको जनरल मैनेजर GM बोला जाता है सर जी। और डिवीजन उसके अंडर में सर कितनी डिस्ट्रिक्ट आती हैं? जी सर, वो जैसे कि मैं वेस्टर्न रेलवे की बात कर रहा हूँ, तो वेस्टर्न रेलवे में हमारे 6 डिविजन्स हैं और 6 डिविजन्स के ऊपर उनका मालिक होता है DRM जी, डिवीजन रेलवे मैनेजर जी, ठीक है सर। और जो डिवीजन रेलवे मैनेजर्स 6 डिवीजन के जो DRMs हैं वो रिपोर्ट करते हैं GM को सर, जी जी, जोन के मैनेजर को जी सर। और अभी जो DRMs होते हैं उनके ऑफिस रहते हैं, जैसे कि मैं मुंबई डिवीजन में काम करता हूँ, तो वहाँ का जो DRM ऑफिस है मैं उसमें कार्यरत हूँ, तो वो उस डिवीजन को हैंडल करते हैं सर। डिस्ट्रिक्ट कितनी आती है उस डिवीजन में सर? डिस्ट्रिक्ट सर अराउंड एक पोर्शन होता है सर कि इतने किलोमीटर की रेंज तक आपका डिवीजन रहेगा, जिसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट, आपको एक रेंज दी जाती है इतने किलोमीटर की जी, आपको इसके अंदर आपका कार्य क्षेत्र रहेगा। तो सर आशीष सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई हमारी वीडियो में जुड़े रहने के लिए। भाई सर ने ये हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। तो सर एक बार लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा अपनी तरफ से सर, बच्चों को
एक बार क्या शिक्षा देने चाहेंगे कि भी बच्चों को किस स्ट्रेटजी से पढ़ना चाहिए स्टेनोग्राफी में? ठीक है सर, ये बताइए सर। तो सर मैं हमारे सभी व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को सर यही गाइड करना चाहूँगा कि अ, बरसाती मेंढक ना बने कि 2 महीने 4 महीने कोर्स किया फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर चलो वो करते हैं अब वो करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए सर। जी सर। अब हमने जब एक टारगेट हमने डिसाइड कर लिया है कि अभी हमें स्टेनोग्राफर बनना है, तो जब तक हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे दिमाग में दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए सर कि चलो आज किसी ने वो गाइड कर दिया, चलो उसके लिए तैयारी करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। अगर हमने एक टारगेट हमने सेट कर दिया एज ए स्टेनोग्राफर, तो उसके लिए ही हमें पूरा डेडिकेशन देना चाहिए सर जी। तो जब तक हम गवर्नमेंट जॉब को अचीव नहीं कर लेते। जी सर। तो सर का कहना है भाई ये जो बरसाती मेंढक की बात का मतलब ये है कि जो बच्चे मतलब कि टर्न यू टर्न, जैसे कि सपोज करते कि कोई रास्ता है सीधा, कोई एक सीधा रास्ता है, अगर आपको सीधा रास्ते तक टारगेट कवर करना है तो भाई आपके माइंड में डिसीजन लेना पड़ेगा मेरे को वहां तक जाना है। अगर कोई बीच में कहते हैं ना, बीच में भाई मुश्किलें आती हैं, अगर उन मुश्किलों को या तो आप क्रॉस करके आया तो उनको मुश्किलों को क्रॉस कर दो, क्रॉस नहीं करोगे तो भाई या तो रास्ता है यू टर्न करने का, भाई उल्टे मुड़ जाओ, और यू टर्न जिसने नहीं किया वो चला जाएगा उस रास्ते पे जहां पे उसका टारगेट है। और टारगेट अगर मुश्किलों को सहन नहीं कर पाते आपकी किसी प्रकार से भी, तो आप अगर यू टर्न ले लिया ना तो वापिस उसी लाइफ में आके आप एडजस्ट हो जाओगे। तो परेशानी परेशानी है भाई, आपका पैसा लगा, आपका समय खराब हुआ, माता पिता सोचते हैं भाई मेरा बेटा कुछ करने जा रहा है, कुछ पढ़ेगा कुछ करेगा, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, लेकिन वो आप खुद को देखना है भाई। ठीक है। उसके बाद सर एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई स्टेनो कोर्स किस एजुकेशन पे किया जाता है, ये बताइए सर बच्चों को कि स्टेनो कोर्स जो है किस एजुकेशन पे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि सर स्टेनो कोर्स जो रहता है सर हमारा, मेनली जो वैकेंसीज भी आती हैं सर 12th बेस पे, मोस्टली वैकेंसीज 12th बेसिस पे ही रहती हैं सर हमारी स्टेनोग्राफी की। लेकिन काफ़ी स्कूल्स जो है अभी स्टेनोग्राफी वो भी स्टार्ट करवाई है सर उन्होंने जी। जैसे कि 10th के बाद हम एज ए सब्जेक्ट स्टेनो को ले सकते हैं जी। उसमें बेसिक नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी हम 11th 12th में लेके देन हमारा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम स्टेनोग्राफी एज ए करियर हमने चुन लिया है, तो उसको आगे कैसे बढ़ाना है उसके लिए हम अपना जो भी इंस्टीट्यूट हमारा आसपास है, जो अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसको ज्वाइन करके हमारे स्टेनोग्राफी के एम को कंप्लीट कर सकते हैं सर जी। सर इसके बाद सर ने बताया कि भाई जो भी स्टेनो जो कोर्स है वो एक सब्जेक्ट का माध्यम भी बन चुका है भाई आजकल, कि 10th क्लासेस में आप ये कोर्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मिलने लग गया है। ठीक है। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन बच्चों की तरफ से ये पूछा जाता है सर, आपके लिए पूछ रहे हैं हम आपसे स्पेशली कि बच्चों को स्टेनो कोर्स ही क्यों करें। देखो मैं तो प्रेफर करता हूँ हमेशा, क्योंकि हमारी फील्ड है, इसी कारण से नहीं, कारण मैं अपना भी बताऊंगा सर के इनके साथ में बैठ के। तो सर से पूछते हैं कि स्टेनो कोर्स ही क्यों प्रेफर करें हम, बच्चों को ये बताइए सर। तो और एग्जाम्स को छोड़ के क्यों प्रेफर करें सर स्टेनो कोर्स को स्टार्ट करने के लिए? सर मैं कुछ बताना चाहूँगा कि स्टेनो ही क्यों करें। क्योंकि सर अगर हम जनरली हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं सर, हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ लगी हुई है सर जी। तो उन भीड़ को अगर हमें कट करना है, लाखों करोड़ों से अगर हमें हजारों में आना है सर, तो हम स्टेनोग्राफी को चूज कर सकते हैं। तो इतने लाखों स्टूडेंट्स को हमने वैसे ही बीट कर दिया, क्योंकि हमारे पास एक अलग एबिलिटी आएगी जी। और अब अलग एबिलिटी लेने की जरूरत क्या है? अब काफी स्टूडेंट सोचेंगे कि अब पहले ही कोचिंग इतने हार्ड हो रखे हैं, अलग से हम स्टेनोग्राफी भी ऐड करें हमारे करियर के लिए जी सर। तो मैं यही बताना चाहूँगा सर सभी स्टूडेंट्स व्यूअर्स को कि अगर आप वन ऑफ द बेस्ट जॉब अगर आप करना चाहते हैं, या तो आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए डायरेक्ट, और अगर लेकिन आप नॉर्मल जॉब में रह के भी अगर आप चाहते हैं कि आप उस लेवल की फील ले पाए कि हम भी एज ए ऑफिस में वर्क करते हैं, तो आप स्टेनोग्राफी को एज ए करियर चुन सकते हैं सर। क्योंकि मैं खुद वर्क करता हूं तो मुझे खुद लगता है कि मैं ही ऑफिसर हूं, क्योंकि जितने भी स्टाफ होता है, जितने भी हमारे बाहर से मिलने आते हैं, सभी मुझे अप्रोच करते हैं सर हमें सर से मीटिंग करना है, या तो मुझे फील आता है कि मैं ही एज ए ऑफिसर ऑफिस में वर्क करता हूँ। कितने मिनट की वीडियो हुई है?
तो सर ने बताया कि जो स्टेनोग्राफी जो है ना करने की होती है, ये कारण ये है कि अगर सपोज करते हैं कि कोई आईएएस ऑफिसर है, यूपीएससी क्रैक, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम जो क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनते हैं, बड़ी मुश्किल से वो एग्जाम क्रैक किया जाता है, कितने स्टेप्स होते हैं। वैसे ही अगर आपको भी देखो और एग्जाम्स भी होते हैं भी, बहुत सारे है, क्लर्क का है, असिस्टेंट का है, अगर अगर किसी भी अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है भी वो किस किस पोस्ट को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो आपको रियल ऑफिसर की फील लेनी है, अगर जो भी अगर आपको लग रहा है कि भी हाँ ऑफिसर की तरह हम बैठते हैं, हमारा रुतबा है, कोई भी अगर बाहर का पर्सन, वो मैं बाद में क्लास बनाऊंगा कि भी स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट होती है वहां का उनका एक रिस्पेक्टिव जॉब जो है उनका रुतबा क्या होता है। ठीक है, रुतबे का मतलब आप कितने अधिकारी के पास बैठते हो तो आपका रुतबा कितना हो जाता है, तो मैं वो वीडियो बाद में बताऊंगा। तो आपको अगर लगता है कि एज ए ऑफिसर की तरह रहना सीखना है या रहना चाहते हैं अगर आप, ठीक है, तो एक स्टेनोग्राफर का कोर्स इसलिए प्रेफर आपको हम कर रहे हैं और करते हैं, तो आपकी मर्जी है भाई, देखो अपना अपना डिसीजन होता है पर्सनली। ठीक है, तो आपका ज्यादा समय बच्चों ना लेते हुए, आई होप, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको फर्स्ट अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में कभी फिर जब हम किसी अगर नेक्स्ट हमारे जो स्टेनोग्राफर हैं उनसे मिलवाएंगे जरूर से जरूर भाई, जो हमारे हरियाणा के रिलेट करते हैं, हरियाणा किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है। तो सर आशीष सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतना कीमती समय देने के लिए। और आज का टाइम जो है भाई नाइट के हमारे 9:30-10 बज चुके हैं। तो सर आशीष सर बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका करते हैं कि हमारे आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू करना चाहूँगा सर, आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। मेरी जर्नी रही है, आप पब्लिक के सामने, हमारे व्यूअर्स के सामने लाने का एक मार्गदर्शक बने हैं सर। तो थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप इतने लोगों को मोटिवेट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और मैं भी उस मोटिवेशन का एक माध्यम बनूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आपकी सोच है सर, आपका बड़प्पन है कि आपने हमारे बारे में ये चीज़ सोची है। तो सर सभी बच्चों के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। युवान स्टेनो क्लासेस की वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।